अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन की शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए मौजूदा हुकूमत ने यह फैसला किया था कि इंतखाबात ईवीएम के जरिए नहीं होंगे जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, ट्रायल नहीं हो जाता। लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद है कि पंजाब में जो इंतखाबात हों वो ईवीएम के जरिए हों। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने गुफ्तगू की और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी फॉरम पर ईवीएम का या ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की मुखालिफत नहीं की। लेकिन वो कहते ये हैं कि जल्दबाजी में पूरा इलेक्शन मुतनाज़िर नहीं बनाया जा सकता। वो कहते हैं कि कराची में और इस्लामाबाद में ईवीएम का इस्तेमाल होगा यानी बल्दियाती इंतखाबात में, और ये टेस्ट केस के तौर पर होगा। कहां पर किस तरह से करना है उसका फैसला ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने करना, लेकिन टेस्ट एंड ट्रायल बहरहाल होगा। इस हवाले से अगर हम दुनिया भर की बात करें कि वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल किस किस तरीके से होता आया और कहां पे कामयाब हुआ और कहां पे नाकाम हुआ, तो 31 ममालिक ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल हो चुके हैं। लेकिन फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कजाकिस्तान, हॉलैंड और नॉर्वे, ये वो ममालिक हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को इस्तेमाल तो किया गया लेकिन तर्क कर दिया गया। सिर्फ फिनलैंड की अगर हम बात कर लें तो 2008 में वोटिंग मशीनों का तजुर्बा किया गया और 2016 और 2017 में इंटरनेट वोटिंग के खिलाफ खतरात को उनके फवाइद से ज्यादा होने की वजह से मुस्तरद कर दिया गया ईवीएम का इस्तेमाल, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया। और यही एक तरीकेकार होता है टेस्ट एंड ट्रायल का। सवाल यह है कि जिन ममालिक से मुतासिर होकर ईवीएम की बात की जाती रही, जब वो ममालिक उस मशीन को छोड़ चुके, हम बज़िद क्यों हैं? हम क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम हो? मैं हम से मुराद उस जमात की बात करूं जो कहते हैं कि ईवीएम ही एक हल है। और जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की हम बात करते हैं तो जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, पहले दिन से ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक देने के हवाले से वो कहते हैं कि उनको हक मिलना चाहिए। तरीकेकार पर इख्तलाफ है, उस पर बात होनी चाहिए। तो यही हमारा आज का पहला मौजू है। प्रोग्राम में पैनल जो हमें ज्वाइन कर रहा है, मुर्तजा सोलंकी साहब, ताहिर नईम मलिक साहब, शनीला मार्च साहब और आगा इकरार हारून साहब ने मैं ज्वाइन किया। आप सबको खुशामदीद कहेंगे। मुर्तजा सोलंकी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ सवाल लेकर आऊंगा। तजर्बात के बगैर ईवीएम का इस्तेमाल इलेक्शन में और ओवरसीज ई वोटिंग का हक इन इलेक्शंस, इसके अमल को कितना मुतनाज़िर बना सकते हैं? विदाउट टेस्ट एंड ट्रायल कैसे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं? अगर आप दुनिया भर के तजुर्बात को देखें जी, तो आपको समझ आएगा कि जो माजूल सरकार है, जिनको तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में हटाया गया, वो इतने पुर इश्तियाक क्यों थे, इतनी उनको लगन क्यों थी इस निज़ाम से? आप ये कुछ तो मिसालें आपने बता दी, लेकिन आप ये देखें कि तकरीबन 200 के करीब ममालिक हैं दुनिया में और इस वक्त सिर्फ 4 ममालिक उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और 31 मुल्कों ने इसकी कोशिश की, इसको इस्तेमाल करने की। 11 ने इसको जुज़वी तौर पर इस्तेमाल करके मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल। आपने कुछ मुल्कों की मिसालें दी, कुछ और मिसालें सुन लें। तरक्की याफ्ता ममालिक जर्मनी, नेदरलैंड, इन्होंने बैन कर दिया तजुर्बात के बाद कि ये काम ठीक नहीं है। एक और मुल्क है जिसको जमहूरियत की माँ कहा जाता है, यूके, उन्होंने कहा कि जी हम कागज़ पे ही ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। फ्रांस ने इसको मुस्तरद किया कि हम इतना, हमारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है कि हम आई वोटिंग पे ले जाएंगे, हम ईवीएम पे नहीं जाएंगे। अमेरिका में जहां इस्तेमाल होता है वहां भी वो मशीनें जिसके अंदर पेपर ट्रेल ना हो उनको मुस्तरद कर दिया गया। ये लाजमी करार दिया गया कि उसके साथ पेपर ट्रेल भी होनी चाहिए। अब आ जाए हमारे पड़ोसी ममालिक, बांग्लादेश इसको मुस्तरद कर चुका है। हमारे पास सबसे बड़ी जो मिसाल है वो भारत की है। बिल्कुल। लेकिन आप इसको भूल जाते हैं कि ये शुरू कब हुई। हमारे यहाँ तो जो व्हाट्सएप एकेडमी ऑफ यूथियोलॉजी चल रही है तो कुछ रिसर्च की ज़रूरत होती नहीं है। वहाँ पर 1980 में शुरू किया, अब हम 2009 में तकरीबन 3 दिहाइयों के बाद उन्होंने इसको काबिल अमल बनाया। तो यहाँ पर भी ये जो ईवीएम की जो बात थी, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में शुरू हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम एक मराहिल में तजुर्बात करके देख के कि हमारे जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर लोड शेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, बेतहाशा मसाइल हैं, उसके तहत हम जाएंगे। लेकिन इनको बहुत ज़ोर से आई हुई थी ईवीएम, और सिवाय इसके कि इन्होंने धांधली करनी थी उसके अंदर जो भी तजुर्बात, जो इंजीनियरिंग करनी थी, इसकी वजह से तो अभी भी ईवीएम जो है उसको मुस्तरद नहीं किया गया। कहा गया है कि हम फेज़ तजुर्बात
करके बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये है उसका जो है वो पस मंजर। बिल्कुल। शनीला, तजर्बे के बगैर किसी काम को कर लेना जाहिर है वो नुकसानदेह होता है। ईवीएम की हम बात करें, ओवरसीज पाकिस्तान के वोट के हक की हम बात करें, तजर्बे के बगैर अगर करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान है ये और कितना बड़ा सवाल है ये हमारे इंतखाबात पर। देखिए, अगर आप खान साहब से जाके पूछे ना कि ईवीएम मशीन काम कैसे करती है तो उनको पता भी नहीं होगा। वो वन ट्रैक माइंड बंदे हैं। उनको आके अगर किसी ने एक्सप्लेन कर दिया कि इसके जरिए बड़े शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे और जो धांधली होती रही हमारे सिस्टम के अंदर वो खत्म हो जाएगी, तो खान साहब बस उसके ऊपर डट गए और उन्होंने कहा कि जी ईवीएम जरूर होगा। और दूसरा, उनको ये यकीन है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सारे के सारे मुझे वोट देते हैं, तो इन दो चीजों के जरिए मैं दोबारा से इक्तदार के अंदर आ जाऊंगा। ये ईवीएम मशीन और जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो हक था वोट का, उसको पास कैसे करवाया गया। आप ये देखें कि तमाम प्रोसीजर को बुलडोज किया गया और ये भी अब हमें पता चला है कि जो इत्तेहादी थे वो इस पे नहीं मान रहे थे, उनको मैनेज किया गया था। ओपोजिशन के जो लोग थे उनके साथ बातचीत नहीं की गई थी और उसको जबरदस्ती पास करवा के इम्पोज कर दिया गया था मुल्क के ऊपर। और आपने अभी टेस्ट एक दफा भी उसको नहीं किया है। इंडिया के अंदर कितने साल इसका तजर्बा हुआ है और कुछ मिसालें आपको मुर्तजा सोलंकी साहब ने दे दी हैं। यानी दुनिया जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है वो उसको खत्म करती जा रही है इस्तेमाल करके। हमारे मुल्क के अंदर आप देहातों में चले जाएं, वहां पे आप लोगों को पहले कितना अरसा आप उनको समझाएंगे और समझाते हुए कितनी ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, कितना वोट जाया होगा, किसी ने ये सोचा है? नहीं, ये भी नहीं सोचा गया। फिर ईवीएम के जरिए क्यों नहीं धांधली हो सकती? आपने जाना है, आपने उस सिंबल को प्रेस करना है, वहां से एक पर्ची जो है प्रिंटर से बाहर निकलेगी, वो काउंट होगी। लेकिन उस प्रिंटर उसी मशीन को बार में कितनी दफा प्रेस कर करके वो निकाले नहीं जा सकते प्रिंट आपके। धांधली का उसमें खदशा बहुत ज्यादा है। फिर आपने 3 लाख मशीनें लेके आने जो आपके मुल्क में नहीं बन सकती, आपने उसको दूसरे मुल्कों से जाकर उसको परचेज करना है। आपको 500 मिलियन जो है वो इसके लिए चाहिए, वो आपको चाहिए। स्टाफ चाहिए आपको जिसको आप ट्रेन करेंगे, वो आगे लोगों को ट्रेन करेंगे। और फिर जो वोट डालने आ रहा है उसको पहले दिन ही पता ही नहीं होगा कि मैंने वोट डालना कैसे। सादा वोट नहीं डालना आता। सादा वोट डालने के लिए लोग इतनी मिस्टेक करते हैं, स्टैंप लगाते हो साथ दूसरे वाले पे भी लगाते थे, या उसको फोल्ड ऐसे करते हैं कि वो स्टैंप दूसरे सिंबल पर भी लग जाते हो, वोट आपका जाया हो जाता है। और आप चले हैं ईवीएम के ऊपर 22 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए। फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के ऊपर ई वोटिंग जो है वो आपकी हैक हो जाए। अभी तो आपने उसका प्रोसेस जो है उसको डिफाइन ही नहीं किया। दूसरी बात है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी हमें अब फर्क करना पड़ेगा। देखें, जिनके पास दोहरी शहरियत है ना, मेरा तो ये कि उनको वोट का हक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक तो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज को जानते नहीं। 10-10, 15-15 साल पाकिस्तान आते नहीं है। वो एक पार्टी के सोशल मीडिया ग्रुप जो है उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप उनको हक दे दें ई वोटिंग का उन बच्चों को जो 18-19 साल हो गए और 18-19 साल की उम्र में पाकिस्तान आए ही नहीं है। क्या ये कोई मंतक कोई मान सकता है? इसको कोई भी जी शोर उसको नहीं मान सकता। आप इंडिया में चले जाएं, वहां पे जिनके पास दोहरी शहरियत तो उनको वोट का हक नहीं है। हाँ, जो दूसरे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो एम्बेसी के जरिए जो है पोस्टल बैलेट के जरिए भेज देते हैं। बहुत से पाकिस्तान आते हैं जिनके इन हलकों के अंदर वोट है, वो आके अपने वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पहले आप ट्रायल में जाएं, आप जाके देखें मार्जिन ऑफ एरर कितना है, लोगों को उसकी कितनी समझ आ रही है, उसमें शफाफियत कितनी ज्यादा, फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। एकदम से तो ये नहीं कि ये पास हुआ है कानून और चले जी आज अब हम ईवीएम के ऊपर जो है इलेक्शन करवाने लगे हैं। बिल्कुल। आगा साहब, आपको लगता है कि ये वो हालात ही नहीं है इस वक्त कि हम वो इन्वेस्ट करें इन मशीन्स पर जिस पर क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी हैं? उन ममालिक से मुतासर होकर ईवीएम की बात की जाती है जो खुद इसको तर्क कर चुके हैं। तो ये कितना बड़ा इस वक्त ये मसला है? चूंकि पंजाब में अगर कहा जाता है कि हम ईवीएम से कराएंगे, बजट रहती है हुकूमत पंजाब की कि हम ईवीएम से कराएंगे, तो ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा सिस्टम के लिए? देखिए, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने का। देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि जो जर्मन हाई कोर्ट है उसने ईवीएम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था। ये यानी कि बहुत लैंडमार्क डिसीजन था जर्मन हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा था, यानी कि मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहरहाल आप कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट हमसे तो बहुत ज़्यादा होगा, 90% अबव होगा। उन्होंने कहा था कि इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो उस वक्त वोटर का जो है टच के ऊपर वोट चला जाता है। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट भी वोटर ने डिसीजन अपना चेंज करना हो। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि नीदरलैंड्स ने तकरीबन 20 साल इस्तेमाल के बाद इसको ट्रैश करार दे दिया। इससे दो बड़ी मैं आपको क्या मसाले दे सकता हूँ। बाकी ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो अपनी जगह पे, लेकिन इसके पीछे ईवीएम के पीछे जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो मकसद ये था कि
सिस्टम को एक क्लिक के ऊपर हैक कर लिया जाए। और इसीलिए वो कह रहे थे कि जी ईवीएम ज़रूरी है। इसमें आप ये देखें कि अभी भी एक्वाडोर में, मेक्सिको में, पेरू में, नाइजीरिया में, नेपाल में अभी भी पायलट्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2015 से कॉन्टीन्यूसली। अभी भी उन्होंने उसको कंफर्मेशन नहीं दी है। इसको कम से कम 10 साल तक पायलट पे रहना चाहिए। और उससे पहले पायलट से मुराद ये है कि आपने एक मशीन पे पायलट नहीं करना होता है, आपको पायलट के लिए भी हर किसी ने 1000 मशीनें मंगवाई हैं, किसी ने 10,000 मशीनें मंगवाई हैं, और आपने मशीन्स को भी चेक करना है। ये पायलट की भी अपनी कॉस्ट है। अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि ईवीएम वोटिंग के लिए हमें इतनी लाख मशीनें चाहिए, इतनी पैसे चाहिए। पायलट की भी अपनी एक कॉस्ट है। पायलट पे आप जाएं, उसको चेक करें, 10 साल तक चेक करें, और उसके बाद आप डिसीजन लें, तो फिर तो ठीक है। लेकिन यहाँ मकसद कुछ और था। मकसद था कि हमारे यहाँ पे जो आप समझते हैं कि चीज़ें जिस तरह इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आरटीएस बैठ गया था, तो आरटीएस तो बिठाना वो बैठ गया, फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी हुई। 2 बजे तक, अगले दिन 2 बजे दोपहर तक डिसीजन ना आना शुरू हुआ, तो वावेला भी बचना शुरू हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी ऑलमोस्ट उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि कोई कुछ और ही मसाइल चल रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग हो रही है। तो ईवीएम से तो अब ये सब चीज़ें बच जाती ना। पीटीआई एक क्लिक के ऊपर पूरा का पूरा रिजल्ट चेंज, परसेंटेज देनी होती है ना। आपने अपने सॉफ्टवेयर में परसेंटेज दे दी कि जो पीटीआई के वोट्स हैं उनको 7% या 10% या 20% बढ़ा दिया जाए, इतनी सी बात है। उसके बाद आपको रिजल्ट उसके मुताबिक मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ईवीएम एक ऐसा मुल्क जिसमें लिटरेसी रेट जो है, लोग जिनको सिर्फ अपना नाम भी नहीं लिखना आता है, वो यदि के आप कह सकते हैं कि कुछ कानूनी तौर पर तो 64% है, मेरे ख्याल में तो वो 30% भी नहीं जिनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता है। एनी हो, वहाँ पे आप ईवीएम मशीन लेकर आ रहे हैं, और ये आप मिसाल दे रहे हैं इंडिया की। उसमें बड़ी अच्छी बात की है अपना शीला साहिबा ने और उससे पहले सोलंकी साहब ने कि जो इंडिया ने इतनी देर तक इसको इस्तेमाल किया थे पायलट। आखिरी बात मैं ये करूँगा जी कि जहाँ तक बात है अपना ओवरसीज वोटिंग की, ओवरसीज वोटिंग का रास्ता कहाँ से निकला है? बदकिस्मती आप जरा सुन लीजिए। इसलिए निकला कि एक जब रिसर्च की गई तो पता चला कि हमारे तकरीबन 400 जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास ड्यूल नेशनलिटी है। अच्छा, उन पे प्रेशर आया एस्टा कोर्ट के मुताबिक कि आप ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, आपको एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने पूरी कौम को ट्रक की बत्ती पीछे लगा लिया और साथ शामिल कर लिया पीटीआई को, जिसको फायदा होता था। क्योंकि पीटीआई को तो वही बात कि पीटीआई तो का ख्याल है कि ओवरसीज वोटर्स उनको तो यानी कि ट्विटर के ऊपर वो चलते हैं बच्चे आजकल के, उनके मुताबिक तो पीटीआई से शायद जमाती पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुई है, उन्हें क्या पता पीटीआई है क्या। तो बेसिकली ये काम तो माशाल्लाह हमारे ब्यूरोक्रेट से शुरू किया, उन्होंने एक ट्रक बत्ती पीछे लगा दी। उन्होंने कहा कि ये आप कहते हैं कि हमारे पास ड्यूल नेशनलिटी और हम नहीं रह सकते हैं, ग्रेड 20 में लोग पूरी कौम को लगा देते हैं ड्यूल नेशनलिटी को एक्सेप्ट करने। आप ये बहुत लंबा एक पाकिस्तान के साथ एक बहुत ज्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी जिसने क्वीन का ओथ लिया हुआ है एज ए ड्यूल नेशनलिटी, कनाडा का, इंग्लैंड का, वो उसने ओथ लिया हुआ है कि he will even protect the queen desire on his life। उसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का ओथ नहीं लिया है भाई। तो फिर छोड़े वहां की पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का ओथ आप ले नहीं रहे हैं, लेकिन वोट डालना चाहते हैं। क्योंकि आपने रेमिटेंस भेजते हैं। रेमिटेंस आप किसको भेजते हैं? मुझे भेजते हैं आप, हुकूमत पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं, आप अपने वालिदैन को, भाइयों को भेजते हैं जिन्होंने यहाँ घर चलाने होते हैं। तो आप कहते यानी कि रेमिटेंस ना भेजें या भेजें, सिर्फ डॉलर का वो फ्लक्चुएशन होएगी ना, लेकिन हुकूमत को तो कोई पैसा नहीं भेज रहे हैं ना वो रेमिटेंस। ना ही मुझे भेज रहे हैं, ना ही आपको भेज रहे हैं, ना इस कौम को भेज रहे हैं। तो रेमिटेंस के ऊपर वो चाहते हैं कि वो हक वो ले ले जो कौम का फैसला करने का हक है, वोटिंग। और उसके लिए बड़ा आसान है, ऐसे पाकिस्तान तैयार ही नहीं हूं। उसके लिए बड़ा आसान है कि अगर आपने वोट कास्ट करना तो आप पाकिस्तान आज वोट कास्ट कर लें, उसमें तो कोई रोकेगा नहीं आपको, आप आराम से आगे वोट कास्ट कर सकते हैं। ताहिर मलिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। वो मुल्क जहाँ पर वोट पर टैंपरिंग के इल्ज़ाम भी हमने देखे, आरटीएस सिस्टम की भी बात की गई, वो भी बैठ जाता है, डायनामिक्स आपके सामने। ऐसे में ईवीएम पर इतना फोकस करना, ये किस कदर एक बड़ा चैलेंज हो सकता है सिस्टम के लिए? चूँकि ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो कह दिया कि 6-9 महीनों में हम करवा नहीं सकते, हाँ ट्रायल ज़रूर कराएंगे, और वही एक दुरुस्त समत है। देखिए, एक तो बुनियादी जो नुक्ता है वो ये है कि बार बार जो तजावीज़ आती हैं वो इसलिए आती हैं कि इंतखाबात साफ़ और शफाफ। बिल्कुल। तो फिर उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि पोलिंग वाले दिन वो सारा अमल जो इंतखाबात का है कि साथ तक शफाफ है, धांधली की, धौंस की
और बदमाशी की कोई शिकायत तो नहीं मिली, क्या जो हुकूमत है उसका कोई रोल तो नहीं है। लेकिन जो प्री पोल रिगिंग है उसकी तरफ डिबेट नहीं होती कि इंतखाबात की फ़िज़ा से 6 माह कबल हमने 2018 में देखा, हमने 1988 में देखा, हर इलेक्शन में देखा कि 6 माह कबल ही एक ऐसी प्री पोल रिगिंग की इब्तिदा होती है जिसके अंदर वो आखिरी बस एक इत्माम हुज्जत रह जाता है कि पोलिंग वाले दिन ये, और उसमें भी मुश्किलात हैं। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का ज़रिया सिर्फ EVM ही नहीं है। आप ये देखें कि हमारी इस वक्त जो इकॉनमी की स्टेट है 250 अरब रुपए के करीब इस पर अखराजात हैं। जो वोटर फहरिस्तें हैं, आप ये देखें कि यहाँ मुशर्रफ के वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी की अदालत में रिट की थी। उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार दी जाए। इससे कबल जो इंतखाबात होते थे शनाख्ती कार्ड ही नहीं होता। फिर उसके बाद अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो नादरा और इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तें तैयार की हैं उसके अंदर आपका शनाख्ती कार्ड पे जो इमेज है CNIC पे वो भी होता है, और उसके साथ जो आपका एड्रेस है, और जब आप जाते हैं तो उससे कबल आप एक नंबर पे SMS करते हैं, आपको एग्जैक्ट लोकेशन पोलिंग स्टेशन की मिलती है, और फिर आप वहाँ से अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह एक बैंक के लिए या आप ATM यूज़ करने के लिए आप या मोबाइल फ़ोन की सिम लेने के लिए करते हैं। तो इतनी जो हमारी काफ़ी हद तक फूल प्रूफ वोटर लिस्टें, फिर एक से ज़्यादा जो वोट रजिस्टर्ड हैं वो इसमें बीच में से निकल गए। फिर ये है कि जो लोग इंतकाल कर गए, कहीं मूव कर गए, हस्बैंड नेम से हो गया उनका, तो ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो अच्छा काम हुआ है वो वोटर फहरिस्तों पे हुआ है। अब जो बात ये है कि इंतखाबात हमने देखा है कि यहाँ एक सिंपल चीज़ है कि स्मार्टफोन के ज़रिए कोविड में हमने देखा कि पूरा तालीमी निज़ाम स्मार्टफोन पे था और कोरोना वैक्सीनेशन स्मार्टफोन थी कि पर RTS जो बैठा स्मार्टफोन से रिज़ल्ट जो टेक्नोलॉजी से तो ये बेहतर था कि अगर इससे पहले रात 11-12 बजे इलेक्शन रिज़ल्ट कंपाइल होके आ जाता था तो 24 घंटे डिले क्यों हुआ। उस पर इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अहम रहनुमा है उन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा किया, और जो माजी की हुकूमत है उसने भी तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन मुतालबे से आगे बात नहीं हुई। माजी में जितने भी तरीक़ाकार हुए इंतखाबात में धांधली की, जो लोग मुलविस हुए उन्हें सजा ही नहीं दी जा सकी। आप देखें कि 1990 के इलेक्शन में ऐवान सदर में एक सेल बना था जिसमें गुलाम इसहाक खान, रोहिदाद खान, जनरल रफाकत और हमीद गुल का एक बड़ा भयानक किरदार था। उस पर एयर मार्शल असगर खान साहब ने वो एक बड़ी दिलेराना एक रेड की, उसको रेड पर वापस लेने का दबाव था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, लेकिन किसी हुकूमत में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो किरदार अपनी तबई मौत जो है उससे उम्र पूरी कर रहे हैं, कुछ जिंदा हैं, उन्हें कानून के शिकंजे में लाएं। तो जब तक धांधली करने वाले लोग कानून के शिकंजे में नहीं आएंगे हम नहीं। दूसरी जो ओवरसीज पाकिस्तानी की बात है, मैं इससे एग्री करता हूँ कि जिस मुल्क की मईशत से और उनका मुफाद नहीं जुड़ा, वहाँ के जहाँ वो रहते हैं, वोट इंसान क्यों डालता है कि मेरे एरिए का स्कूल बेहतर हो, मेरे एरिए का हॉस्पिटल बेहतर हो, लेकिन हमें उनकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर इस वक्त इंग्लैंड में और अमेरिका में और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप के तहत अहम ओहदों पे हैं, वज़ीर आज़म हैं, लंदन के मेयर हैं सादिक खान, तो उन पर तो और सईदा वारसी रही हैं, उन पे किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। तो पहले ही हमने आधे मुल्क को गद्दार कहा है और आधा उन्हें भी कर देते हैं। तो फिर इस सिर्फ में तो बड़े बड़े लोग यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर यही नहीं है कि जो आज सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो वहाँ से छोड़ के आए। तो इसलिए हमें इसके ऊपर देखना होगा। और जो ये शनीला ने ये सही कहा कि इस EVM के अलावा भी आप एम्बेसी के जरिए, पोस्टल बैलेट के जरिए आप ये बात ब्रॉडकास्ट कर सकते। तरीकेकार पे बात बिल्कुल हो सकती है। फारूक आदिल साहब, क्या लगता है आपको? एक तो ये EVM पर जरूर कमेंट कीजिएगा कि विदाउट टेस्ट एंड ट्रायल इस तरह फोकस करना है इस मामले पर कि प्रेशराइज करना कि नहीं EVM के जरिए हम इलेक्शन कराना चाहते हैं अपने सूबे में, और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक, इस मैकेनिज्म पर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? वो जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, मैं तो बुज़ुर्गों में कम से कम इस पैनल में तो शामिल नहीं हूँ, लेकिन बुज़ुर्गों को आखिर में मौका दिया जाता है बात करने का,
जी सदारत के नाम पर। उससे पहले सारी बातें हो चुकी होती हैं, अब मैं क्या अर्ज जी, करूं। आपका नाम भी ऐसा है कि फारूक भी और अदल भी, तो इन सर, आप कह सकते टॉपिक हैं कि से मैं आप सबके साथ मुत्तफिक हूं। टॉपिक के साथ इंसाफ करने वाला नाम तो पैनल में वाहिद आपका है। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने इंसाफ नहीं किया। हाँ जी, अच्छा देखिए, जब ये 2018 और उससे पहले ये बात हो रही थी कि पीटीआई को हुकूमत मिलनी चाहिए और ये क्या बारियां लगाई हुई हैं इन लोगों को, और उस मौके पर कुछ जो समझदार लोग थे हमें समझाते थे कि देखें अगर पीटीआई हुकूमत में आई तो ये नुकसानात होंगे। आज आप ऊँगलियों पे गिन के देख लें, वो सारे नुकसानात हुए, बल्कि उससे बढ़ के नुकसानात हुए। लेकिन रट बाकी थी, रट बरकरार थी कि हमें पीटीआई को इक़्तिदार में लाना चाहिए। तो इसी तरह से एक रट मौजूद है ईवीएम की। तो मेरा तो ख्याल ये है कि हम हमेशा दूसरों की विजडम से नहीं सीखते, अपने ठोकर खाने के बाद सीखते हैं। तो एक दफ़ा ईवीएम भी कर लें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ईवीएम जो है आरटीएस का बाप साबित होगा। इस तरह से बाप साबित होगा कि आरटीएस 24 घंटे में 25 घंटे में चीज़ आ गई। ये चीज़ ऐसी बिगड़ेगी जैसे शनीला ने कहा और ख़ास तौर पे आगा साहब ने कहा, ये ऐसी बिगड़ेगी कि आपकी रियासत की चूल्हें हिल जाएंगी। किस तरह से? इस तरह के, अगर देखें एक क्लिक पे सारा मामला है ना, अगर एक क्लिक पे ये सारा मामला करेंगे तो उसके नतीजे देखिए। ये जो इलेक्शन लड़ने की साइंस जानते हैं, वो इलेक्शन का सरकारी रिज़ल्ट आने से पहले ज़्यादा वकी और ज़्यादा समझ में आने वाला नतीजा जो है वो कैलकुलेट कर चुके होते हैं, और वो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को मालूम हो चुका होता है। वो मालूम शुदा नतीजा अगर आप एक क्लिक से मैनिपुलेट कर देंगे तो आपके यहाँ तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो ये खाना जंगी की बात है। अब आ गई बात जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके वोट देने की। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट से डिनाई कौन करता है? कोई भी डिनाई नहीं करता। और इनका एक बहुत काबिल एतमाद तरीका मौजूद है उनके वोट का। सिर्फ वो नहीं है, यानी अगर मेरा वोट कराची में दर्ज है और मैं इस्लामाबाद में हूँ तो उसका भी तरीका मौजूद है कि मैं डाक के ज़रिए वोट दे सकता हूँ। ये बात चीज़ मौजूद है। लेकिन मैं ताहिर साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा कि जिस आदमी की लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ नहीं है, जो इनके जुमले को मुस्तार लेते हुए जिसका इक्तिसादी फ़ायदा पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आप उसे वोट का हक नहीं दे सकते। और मौजूदा हुकूमत के दौर में आपने देख लिया कि जिन गैर मुल्कियों को, जिनकी जो भूल चुके थे कि उनकी पाकिस्तान की कोई शरीयत भी है, उन लोगों को पाकिस्तान में लाया गया और उन लोगों ने हमारे साथ जो मजाक किया और जो जुल्म किया वो हमारे सामने है। फैसला साजी के अमल में किसी ऐसे आदमी को शरीक नहीं किया जा सकता और दुनिया भर में कहीं शरीक नहीं किया जाता जो आपके मुल्क का प्रॉपर शहरी ना हो, जैसे हम और आप शहरी हैं। बिल्कुल। तीसरी बात उस तरह मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़े साबिक पाकिस्तानी तशरीफ़ लाए अमेरिका से यहाँ, और उनके एजाज़ में बड़े तकरीबात भी हुई। उन्होंने अपनी जब ये ईवीएम की मंजूरी हो चुकी थी इमरान हुकूमत में, तो उन्होंने अपनी तकरीर में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हमने वोट का हक ले लिया है और बैरून मुल्क हम जो लोग हैं, यानी दोहरी शहरियत वाले, उनकी तादाद ये है, अब हम आपसे हुकूमत में हिस्सा मांगेंगे उस तनासुब के मुताबिक। अगर मिसाल के तौर पे वो 20% हैं या 10% हैं, 10% आपकी कैबिनेट में शामिल हो जाएं और इमरान खान वज़ीर आज़म हो तो यकीनन वज़ीर दाखिला भी बना देगा और वज़ीर ख़ारजा भी बना देगा। तो आपकी जेब में आपका राज कोई बचा? कुछ नहीं बचेगा। तो लिहाजा आपको वही करना है जो आपके मुल्क के मफाद में। बिल्कुल, जो मुल्क के मफाद में ये है कि आप किसी गैर मुल्की को हुकूमत में शामिल होने का हक नहीं देंगे। और एतमाद का तरीका, यानी वो इलेक्शन का अमल एतमाद के जरिए होगा, ऐसे नहीं होगा जो मशकूक ज़राए हों। बिल्कुल ठीक। वक्त है शनीला, माज़रत से मुझे अगले मौजू पर बढ़ने, चूँकि वक्त फिर मुख्तसर रह जाता है। नाज़रीन, दूसरा मौजू जो कि आज का है वो ऑडियो लीक से जुड़ा हुआ है। चूँकि इस मौजू पर सबके कमेंट्स आए, ट्राई करेंगे अगर एंड पे वक्त बचा तो उस पर ज़रूर जो शनीला भी बात ऐड करना चाह रहे हैं और आप भी ऐड करना चाह रहे हैं ताहिर नहीं मलिक साहब।
ऑडियो लीक की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो ये आज सामने आई है, और इस बार मेरी राय ये है कि सवाल नहीं उठा, जवाब आया, एक लिंक इस्टेब्लिश हुआ है। और वो जो ऑडियो है कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने जुल्फी बुखारी साहब के साथ जो गुफ्तगू की, और दोनों इमरान खान की घड़ी को फरोख्त करने की बात कर रहे हैं। और इस हवाले से गुफ्तगू जब की तो आपको याद रहे कि इमरान खान साहब ने घड़ी बेचने से मुताल्लिक कहा था कि जिन्ना सुपरमार्केट में मोहम्मद शफीक को वो घड़ी बेची है, रसीद भी सामने आई थी। लेकिन आज मोहम्मद शफीक ने एक वीडियो जारी की और कहा कि उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ना घड़ी खरीदी, ना इससे कोई ताल्लुक है, ना वो उनका बिल, ना दस्तखत, ना स्टैंप। वो कहते हैं कि अगर इस मामले में मजीद घसीटा गया तो कानूनी चाराजोई करेंगे। पहले आपको वो सुनवा देते हैं ऑडियो, फिर इस पर कॉमेंट लेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शिद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। ठीक है, ऑडियो आपने सुनी। मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ सबसे पहले सवाल लेकर आऊंगा। तोशा खाना घड़ियों की फरोख्त का ये मामला है, बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी साहब की एक और ऑडियो सामने आई, और उसके अलावा वो बयान, तो जो मामला पहले सरफेस हुआ था, उमर फारूक जिन्होंने कहा कि घड़ी उनको बेची गई है, तो ये तो कहते रहे कि नहीं वो झूठ है, लेकिन इस ऑडियो के बाद और मोहम्मद शफीक के वीडियो के बाद तो लग रहा है कि वो सच साबित हो गया। अब तो कोई मौका नहीं है इनके पास इसको झुटलाने का। जी बिल्कुल, ये जो इन्होंने एक फसाना तराशा था, पाकबाज, परहेजगार, मुत्तकी, सर्टिफाइड सादिक अमीन, तो इसके परखचे तो वो खुद भी उड़ाते रहे हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जो तफसीलात कौम के सामने आ रही हैं, तो इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ रहा है। अब आपने ये ऑडियो लीक सुनवाई जी, ये हर एक सुन रहा है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। इसी तरह से जो शफीक साहब हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं ये वो उमर ज़हूर जो है उनको तो हमने नहीं बेची, ये तो हमने तो इधर इस्लामाबाद में शफीक को बेची थी। सही। तो वो शफीक भी सामने आ गया, वो भी कह रहे हैं कि जी नहीं, ये सारा जो है वो जालसाजी की गई है। तो ये जो मामला है तोशा खाना का, इसमें तो वैसे इलेक्शन कमीशन इनको सज़ा भी दे चुकी है, नाअहल भी करार दे चुकी है, और अब जो 2018 में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 2000 के आर्टिकल 62 और 63 के तहत अगर आप नाअहल होते हैं तो फिर आपको पार्टी की सरबराही से भी महरूम किया जाना चाहिए। और इसको बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ को उन्होंने न सिर्फ ये कि पार्टी की सरबराही से हटाया था, बल्कि उनके जो सेनेटर मुंतखब हुए थे उनको ज़बरदस्ती आज़ाद सेनेटर डिक्लेयर किया गया था, अगर आपको याद हो। तो अब ये एक तरह से जो इन्होंने बोया था, अब वो उसके काटने का वक्त जो है वो आ गया है। लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से, मतलब तोशा खाना से माजी में और कुछ हुक्मरानों में ने भी चीज़ें ली हैं जो भी फार्मूला था उसके तहत, लेकिन ये रियासत मदीना के जो खुद साख्ता खलीफा हैं, उन्होंने जिस तरीके से इसको रुस्वा किया उन तोहफे तहफ़ को बेच के, ये पहली इन्होंने एक मिसाल कायम की है। लेकिन आप ये देखें कि वो अभी भी उस पर कायम है। आज भी जो है वो जुल्फी बुखारी कह रहे हैं नहीं जी ये तो किसी कॉलेज के बच्चों ने बनाया है, तो फिर वो फोरेंसिक वगैरह की उसकी मुतालबात कर रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फोरेंसिक करे, फोरेंसिक बिल्कुल कराएं। ये बहुत अहम पॉइंट है, फोरेंसिक इसका होना चाहिए, ये बड़ा अहम है। शनीला, इस पर आपका क्या कमेंट है? क्योंकि बुशरा बीबी की ऑडियो सामने आना, और इमरान खान साहब ने दफा कहा था हुकूमत वो नहीं करे कोई और करे, तो क्या हुकूमत बुशरा बीबी करती थी, वो उनके हवाले से कहना चाहते थे? वो फ्रंट वुमेन थी उनकी, जो करप्शन और वो जो घपले करते हैं ना हुकूमत के अंदर, वो सारे बुशरा बीबी और फराह गोगी के जरिए हो रहे थे। तो हुकूमत करप्शन वाली जो थी ना, वो फराह गोगी और जो बुशरा बीबी थी वो कर रही थी। बाकी वो दूसरी हुकूमत थी जो नैप से अपोजिशन से इंतकाम लेती थी, वो खान साहब नहीं करते थे। खान साहब बड़े मासूम थे उस मामले में। देखिए, जो घड़ियों वाला मामला है उसमें भी जो पीटीआई के लोग हैं वो सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि जी कभी आप कहते हैं कि जी वो फराह गोगी ने बेची है, और कभी आप आके कहते हैं कि जो जुल्फी बुखारी उसने बेची, तो असल में बेची किसने? ये बात समझने की ये है कि जो जुल्फी बुखारी थे उनको कहा गया था,
और उन्होंने दुबई के एक डीलर से उस पर बात भी की थी। आपको अगर याद हो तो जुल्फी बुखारी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी दुबई के एक डीलर ने ये खरीद ली थी, लेकिन बाद में उस डीलर की तरफ से भी डनाया था कि हमें जुल्फी बुखारी की तरफ से कहा गया था और हमने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी से तस्वीर लगाई थी, ना ये हमने घड़ी बनाई है ना हमने ये घड़ी बेची है, हमें चूंकि कहा गया था इसलिए हमने इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगाई थी ताकि अगर कोई हमें इसका कस्टमर मिलेगा तो हम इनको बता देंगे। तो जुल्फी बुखारी ने ये काम किया था, लेकिन उतनी देर में जो फरा थी वो गई दुबई और जाके उमर ज़हूर को उन्होंने वो घड़ी बेच दी थी। और आप ये देखें कि जो शफीक अब निकल के आए हैं, पहली तो बात यह है कि जिस दिन आपने तोशाखाना में 2 करोड़ जमा करवाया, 10 करोड़ उसकी वैल्यू लगाई है, 5 करोड़ की आपने शफीक को बेच दी है। अब जो शफीक की जो दुकान है उसके जब अब निकाली गई बैंक स्टेटमेंट उसकी 2018 से 2022 के दरमियान से उसने 2 करोड़ का बिजनेस किया है और उसकी ज्यादा से ज्यादा जो एक टाइम पे उसकी जो अमाउंट उसके अकाउंट में रही है वो 45 लाख है। तो आप बताएं जिस बंदे के 2018 में जिसके 10-20 लाख रुपए जिसके अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, उसने 2019 में 5 करोड़ की घड़ी कहां से खरीदी है, उसने कहां से वो पैसे निकाले कैश के जो निकाल के उन्होंने इमरान खान साहब को दिए हैं, और फिर तोशाखाना में वो 2 करोड़ पे कहां थे जो इमरान खान साहब ने जमा करवाए, वो कहां से आए हैं। इलेक्शन कमीशन में भी हुआ ये था कि जब तोशाखाना का केस गया था तो इमरान साहब ने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट कुछ जमा करवाई थी पूरी नहीं करवाई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से उनकी स्टेटमेंट निकलवाई तो उसके अंदर उनको बेजाब्तियां नजर आई कि जो बात ये कह रहे हैं, जितनी अमाउंट जाहिर कर रहे हैं, जितनी अमाउंट निकाली जा रही है वो मैच नहीं कर रही है, इसी वजह से उन्होंने नाअहल किया। अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर गए हुए और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने आज बहुत जोर लगाया था कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से उससे रिलीफ ले लें। एक तो फौजदारी मुकदमा जो इमरान साहब पे तोशाखाना पे स्टार्ट करवा दिया, इलेक्शन कमीशन लेके गया, उसको उसका फैसला रोका जाए जब तक कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फैसला नहीं हो जाता, और दूसरा जो इसके जरिए सरबराही से हटा सकते हैं इमरान को चेयरमैनशिप से, ये फैसला भी रोका जाए। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये तोशाखाना की एक घड़ी, और दूसरी बात है कि इसमें गैर कानूनी काम एक ये भी हुआ है कि 2019 में कानून बन चुका हुआ था 50% का, लेकिन खान साहब ने दिए भी 20% थे। बार बार लोग कहते हैं जी ये अखलाकी मामला, ये अखलाकी मामला नहीं, कानूनी मामला है। अगर अखलाकी भी देखो तो ये बहुत बड़ी जिल्लत की बात है कि एक मुल्क के वजीर आजम ने कितनी छोटी और घटिया हरकत की है कि एक घड़ी बेची है, जो बेचने वाला भी मुकर्रर है, जिसको बेची है उससे ये इनकार कर रहे हैं, और आपने मतलब पूरे मुल्क को की जो इज्जत है उसको रुसवा किया। ये एक घड़ी की बात नहीं, ये मुल्क की इज्जत की बात है, रियासत की बात है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। फारूक साहब, ये घड़ी रुसवाई की घड़ी साबित हो रही है? नहीं, मुझे तो एक और चीज़ याद आ रही है। वो एक हमारे यहाँ सेइंग है ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, लेकिन कामयाब तो के पीछे हाथ है। यहाँ तो हर मुजरिम के पीछे एक औरत का हाथ निकल रहा है तो एक मुजरिम है और उसके पीछे औरत का हाथ है। और लगता ये है कि शुरू से आखिर तक ये जितने भी क्राइम हुए हैं, जितने भी गबन हुए हैं, जितने लोगों से रिश्वत ली गई है, पैसे लिए गए हैं, अंगूठियाँ ली गई हैं, या जैसे मलिक रियाज को पैसे वापस किए गए हैं बरतानिया से आए हुए, ऐसा लगता है कि इस सारे मामले के पीछे एक औरत का हाथ है। और औरत भी क्या, जिसे आपने एक बड़ी मुकद्दस औरत बना के पेश किया, जी ये बड़ी मुतबर्रक औरत हैं, ये बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी परहेजगार, और हाँ ऐसी खातून है। आप मुर्शद ही कह रहे थे ना उनको, जुल्फी भी उनको मुर्शद कह रहे थे। तो एक पहलू तो ये है, और ये पहलू देखिए ये बहुत समझने का पहलू है। इमरान खान अपने सारे मामलात को मज़हब के साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। इस वक्त जो मजहबी अनासर बहुत सारे इमरान खान को सपोर्ट करते आ रहे थे, उनका भी बुनियादी मामला क्या था, और मौलाना तारिक जमील का भी मामला क्या था कि ये मज़हब का नाम लेता है ना। तो ये मज़हब का जो नाम था और उसके पीछे इल्म, उसके पीछे जो तकवा या उसके पीछे मज़हब की जो समझ है, वो बुशरा बीबी का जो पहला इंटरव्यू आया जो नदीम मलिक साहब ने किया, उससे पता चल गया कि इस खातून को अलफ बे नहीं पता मज़हब की, और अखलाकियात की भी अलफ बे नहीं मालूम। और इमरान खान की तो जो मज़हब के बारे में वाकफियत है और जो चीज़ें हैं वो तो हर चौथे दिन आश्कार होती है। तो ये एक जो हंसों की जोड़ी है, एक बुशरा बीबी है जो मज़हब की बहुत बड़ी बनी हुई है एक पहाड़, और एक इमरान खान। तो एक पहलू तो इसका ये है, और इसको आप अखलाकी पहलू, दुनिया में जो किसी पर भी अखलाकी इल्ज़ाम लगता है वो तो अपनी पार्लियामेंट की रुकनीत बरकरार नहीं रख सकता। ये इमरान खान हमें सबक दिया करते थे। तो ये कैसा अखलाकी मामला है, और कैसे ये अंधे लोग हैं जो एक अखलाकी मामले को
अखलाकी मामला करार दे के सारे जुर्म से सरफे नज़र करना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा एक पहलू और, ये जो आपने शफीक साहब की ऑडियो सुनी होगी, वीडियो। अच्छा होता कि आप इनकी यहाँ सुना भी देते। शफीक साहब का मामला सिर्फ ये नहीं है कि उनका नाम इस्तेमाल किया गया और एक गरीब आदमी था, उनकी जो गुफ्तगू है उससे ये पता चलता है कि उनको तंग किया गया, उनके लिए अरसा हयात पाकिस्तान में तंग किया गया और इस वजह से उन्हें मुल्क को छोड़ना पड़ा। अच्छा है कि वो मुल्क में वापस आएँ या केस करें, ताकि ये ये जो ये उन्होंने कहा है कि अगर आप मजीद घसीटा गया तो केस करेंगे। ये स्कैंडल जो है ना, इसके असल जो हकायक हैं वो सामने आए तो ये ज़रूर होना चाहिए, और अगर इस पे कोई बनता है, कमीशन बनता है, तो उसमें उन्हें तलब किया जाए। बिल्कुल ठीक है। ताहिर नहीं, मलिक साहब, फोरेंसिक होना कितना अहम है उस ऑडियो का, और शफीक साहब की वीडियो ये किस रुख को लेकर जाएगी? क्योंकि नाहल पहले हो चुके, इलेक्शन कमीशन नाहल तो कर चुका, लेकिन फिर भी इस ऑडियो लीक का आना, इस वीडियो मैसेज का आना, किस तरफ को मामला जाएंगे? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस माशरे में कानून या रूल ऑफ लॉ जो है वो हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी हो, तो उधर ये वाक़यात इस तरह के हम सुनते आते हैं और माशरे पे भी असर नहीं होता, और हुक्मरान जो है नई दास्ताने माजी के भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ये है कि इसमें देखें आप, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि एक ट्रांजैक्शन हुई है इतनी बड़ी अमाउंट की। पहली तो बात ये है कि अगर ये आप स्टूडियो से बाहर निकले, कोई भी आपको रसीद चाहिए, जितनी मालियत की आप एक खाली उस कैश मेमो से ले लें, अपनी मर्जी का बिल कर दें, उसके ऊपर ना कोई टैक्स की डिटेल है, ना उस ट्रांजैक्शन को डॉक्यूमेंट किया गया, जो हमारी इकॉनमी का मसला है। अब ये लाखों करोड़ों की एक ट्रांजैक्शन है, और इसमें FBR से लेके जो इनकम टैक्स से लेके सारे इदारों की आप देखें, उन्हें तो तफ्तीश करनी चाहिए थी कि ये किसने अदा की, उसके माली मामलात क्या हैं, लेने वाले ने क्या अपने सेल्स टैक्स में ज़ाहिर की, इनकम टैक्स में ज़ाहिर की, तो यहीं से हो जाए। इन इदारों का कोई मौक़िफ़ ही हमें सामने नहीं आ रहा, या वो क्या इसमें तहकीकात कर रहे हैं, जो कि तहकीकात होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो हमें मिसालें मगरिब की इमरान खान साहब देखते हैं कि एक $10 की काफ़ी की रसीद नहीं ली, तो ये हो गया। दूसरा ये कि अब ये है कि हमारी जो इलीट है और हमारे जो सियासतदान हैं, जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो इनके इर्द गिर्द, इनके महल में, इनके जो आप कह लें